नमस्कार सभी को। अपने रसायन विज्ञान कृषि रसायन विज्ञान का अध्याय नंबर 6 कर रहे हैं, अम्लीय तथा लवण प्रभावित मृदाएं। तो इसके अंदर अपने अम्लीय मृदा कैसे बनती है और उसकी परिभाषा और उसके प्रकार के बारे में जान लिया है। इसके बाद अम्लीय मृदा बनने के कारण कौन कौन से हैं जिसके कारण अम्लीय मृदा बनती है। इसके अंदर पहला कारण आता है पैतृक पदार्थ की प्रकृति। पैतृक मतलब जहाँ से भी मृदा बनती है। जैसे अपने को पता है कि मृदा चट्टानों के टूटने से धीरे धीरे उसका रूपांतरण होता है चट्टानों का मृदा के अंदर। तो चट्टानों से मृदा का निर्माण होता है। चट्टानों में बसम खनिजों की अपेक्षा क्वार्टज एवं सिलिका की मात्रा अधिक हो जाने पर अम्लीय चट्टानें बनती हैं। सिलिका अपने बुक की किताबों के जैसे पतली पतली परतें होती हैं, तो उन परतों की मात्रा अधिक हो जाने पर अम्लीय चट्टान बनती है। इनमें उपस्थित सिलिका जल के संयोग से, यानी कि सिलिका और जल के संयोग से आर्थोसिलिसिक अम्ल एवं ट्राइसिलिसिक अम्ल का निर्माण करती है। अम्लीय चट्टानों से बनी हुई मृदाएं अम्लीय होती है। यानी अगर चट्टानों की प्रकृति अगर अम्लीय है तो उसके टूटने से जो मृदा का निर्माण होगा चट्टानों से, वो भी अम्लीय मृदा होगी। इसके बाद दूसरा कारण है इसका बेस का क्षीण होना। बेस अभी अपने पढ़ा था टॉपिक के अंदर, इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम इत्यादि धनायन होते हैं तो उनका क्षीण होना, यानी कि उनकी जो मात्रा है ऊपरी पृष्ठ पर उनकी मात्रा कम हो जाती है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में यहाँ मृदा संकीर्ण पर अधिशोषित घुलनशील बाष्मिक आयन्स, यानी कि ये जो घुलनशील होते हैं जैसे ये कैल्शियम, मैग्नीशियम वगैरह है, ये मृदा के ऊपर अधिशोषित होते हैं। लेकिन ज़्यादा वर्षा होने के कारण ये घुलनशील होते हैं। तो घुलनशील होने के कारण ये वर्षा के जल के साथ घुलकर नीचे की ओर चले जाते हैं। ये सभी वर्षा जल में घुलकर नीचे की ओर चले जाते हैं, मृदा के पैंदे में चले जाते हैं, ये बोले नीचे के संस्तरों में चले जाते हैं। और अपेक्षाकृत कम घुलनशील जो एल्यूमिनियम और आयरन के जो यौगिक है मृदा में रह जाते हैं। यानी कि जो कम घुलनशील होते हैं जैसे हाइड्रोजन वगैरह है, एल्यूमिनियम या आयरन है, ये कम घुलते हैं। तो कम घुलने के कारण ये मृदा के ऊपरी पृष्ठ पर रह जाते हैं। इन यौगिकों की प्रकृति अम्लीय होती है, यानी कि जो अघुलनशील है एल्यूमिनियम और आयरन, इनकी जो प्रकृति होती है अम्लीय प्रकृति के होते हैं और ये मृदा के ऊपरी पृष्ठ पर आ जाते हैं। जो जल के साथ अभिक्रिया करके मृदा विलयन में H+ आयन मुक्त करते हैं, जिससे जो मृदा है वो अम्लीय हो जाती है। यानी कि जो घुलनशील होते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, वो तो वर्षा जल के साथ घुलकर नीचे चले जाते हैं। और जो अघुलनशील होते हैं वो ऊपरी पृष्ठ पर ही बने रहते हैं, जो जल के साथ अभिक्रिया करके मृदा विलयन में H+ आयन मुक्त करते हैं। और H+ आयन मुक्त होने से जो मृदा है वो अम्लीय हो जाती है। इसके अलावा जब घुलनशील क्षारों का निक्षालन द्वारा ह्रास होता है, यानी कि जो घुलनशील क्षार हैं जो बसम होते हैं वो घुलनशील अवस्था में होते हैं, तो घुलनशील अवस्था में होने के कारण वो नीचे की ओर चले जाते हैं पैंदे में। मृदा में कार्बनिक अम्ल एवं अन्य उत्पन्न अम्लों के H+ आयन मृदा संकीर्ण पर उपस्थित बस्मों का विस्थापन कर देते हैं। जैसे ही मृदा से विनिमयशील बस्मों का ह्रास होता है, कमी होती है, वैसे ही मृदा क्षार असंतृप्त होकर अम्लीय हो जाती है। यानी कुछ ऐसे यौगिक होते हैं कैल्शियम या मैग्नीशियम जो हाइड्रोजन आयन के द्वारा ऊपरी पृष्ठ से उनको विस्थापित कर दिया जाता है और उनकी जगह पे वो हाइड्रोजन आयन आ जाते हैं। जैसे कैल्शियम है या मैग्नीशियम है, उनको तो विस्थापित कर दिया जाएगा, वहाँ से हटा दिया जाएगा, और जो हाइड्रोजन है वो खुद उसकी जगह पे आ जाता है। यानी कि हाइड्रोजन मृदा के ऊपरी पृष्ठों पर, कण के ऊपरी पृष्ठों पर आ जाते हैं, और जो कैल्शियम है वो विनिमयशील होकर, यानी कि अन्य यौगिकों के साथ मिलकर घुलनशील अवस्था में हो जाते हैं और वो नीचे के पैंदे में या नीचे के संस्तरों में चले जाते हैं। तो इनको समझने के लिए अभिक्रिया अपने को जीवाश्म पदार्थ पढ़ा था। जीवाश्म पदार्थ के अंदर अपने जो था उसके अंदर
जो सड़े गले पदार्थ थे, और उसके बाद कार्बोहाइड्रेट अपने पढ़ा था। कार्बोहाइड्रेट के अंदर सरल शर्कराएं थी। तो जब सरल शर्कराओं का पूर्ण रूप से अपघटित होती हैं, उनका विच्छेदन होता है पूर्ण रूप से, तो पूर्ण रूप से अपघटन होने के बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करते हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल जो है, ये दोनों आपस में मिलकर कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण करती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और जल जो मुक्त अवस्था में यानी कि होते हैं, इन दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं तो कार्बनिक अम्ल का निर्माण करते हैं। ये क्ले अपनी अगर मृदा का कोई कण समझे तो इसके ऊपर क्या है, कैल्शियम धनायन होते हैं, धनायन होते हैं। और ये जब इस कार्बनिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं, H2CO3 के साथ अभिक्रिया करते हैं, तो यहाँ से क्या होगा कि जो ये हाइड्रोजन आयन है, ये हाइड्रोजन आयन इस कैल्शियम को इसकी जगह से विस्थापित कर देगा, प्रतिस्थापित कर देगा, और इसकी जगह पे ये खुद हाइड्रोजन आयन आ जाता है। तो यहाँ पे देखें इसकी तरफ, तो यहाँ पे क्या हुआ कि हाइड्रोजन आयन आगे हैं क्ले के साथ, मृदा कण के साथ, और जो कैल्शियम था वो उससे वहाँ से विस्थापित हो चुका है। तो विस्थापित होने से ये क्या बन गया, अघुलनशील कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण कर दिया। अब ये जो अघुलनशील कैल्शियम कार्बोनेट है, ये वापिस कार्बनिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, और कार्बनिक अम्ल के साथ वापिस अभिक्रिया करके ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट के अंदर रूपांतरित हो जाता है, बदल जाता है, जो कि नीचे की ओर पेंदे में चला जाता है। तो ये सिंपल सी अभिक्रिया है इसकी। अपने को पता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल मुक्त अवस्था में होते हैं। मृदा विच्छेदन के कारण या जो कार्बोहाइड्रेट की सरल शर्करा का जो पूर्ण रूप से विच्छेदन होता है उसमें, ये दोनों मिलकर कार्बनिक अम्ल का निर्माण करते हैं। और ये कार्बनिक जो अम्ल है वो मृदा क्ले के साथ मिलकर वहाँ से जो इसका हाइड्रोजन अणु है वो कैल्शियम को विस्थापित कर देगा, यहाँ से हटा देगा, और इसकी जगह पे खुद हाइड्रोजन आ जाता है, और ये कैल्शियम इस कार्बोनेट के साथ जुड़ जाएगा, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। उसके बाद पुण्य ये जो कार्बनिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा कैल्शियम कार्बोनेट, और अभिक्रिया करके ये जल विलय निक्षालन का निर्माण कर देगा, जो कि नीचे के पेंदों में चले जाते हैं। यूरिया जब मृदा के अंदर डाली जाती है तो यूरिया का सूत्र है CONH2 की होल्ड वाइज या फिर NH2CONH2। ये जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो NH4CO3 के अंदर ये चेंज हो जाता है। 2 ऑक्सीजन यहाँ पे है, 1 यहाँ पे, तो कार्बोनेट का निर्माण हो जाएगा साथ में। अब इसको जब उनका जब विस्थापन होता है, अपघटन होता है, तो ये मुक्त अवस्था के अंदर इस तरीके से आ जाते हैं, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, और यह आ जाएगा जल। इस अमोनिया का जब वापस जल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो NH4OH के रूप के अंदर परिवर्तित हो जाएगा। इस NH4OH का फिर अपघटन होगा, अपघटन होने से ये मुक्त अवस्था के अंदर आ जाएंगे NH4OH। ये जो NH4OH है अमोनियम, इसको वापस जल के साथ ऑक्सीजन के साथ जब अभिक्रिया होगी, ऑक्सीकरण होगा, इसका ऑक्सीकृत होगा, तो ये नवजात हाइड्रोजन का रूप ले लेगा। और ये जो नवजात हाइड्रोजन है ये मृदा के ऊपर कैल्शियम अणु है जो आयन्स है उनको विस्थापित कर देगा, प्रतिस्थापित कर देगा, और उसकी जगह पे ये खुद आ जाता है। इस तरीके से ये मृदा है वो अम्लीय हो जाती है। और यहाँ पे जो ये मुक्त अवस्था के अंदर है इसको वापस फिर इसका ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाएंगे। ये जो मुक्त अवस्था के अंदर अपने पास उत्पाद प्राप्त हुआ इसकी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाएंगे, तो आगे जाके फिर ये कैल्शियम के साथ इसकी अभिक्रिया होगी मृदा के साथ। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन आयन का निर्माण हुआ था, ये हाइड्रोजन आयन है इस कैल्शियम को फिर विस्थापित कर देंगे, और यहाँ से फिर मृदा है वो अम्लीय रूप हो जाएगा। और कैल्शियम नाइट्रेट का जो है ये मृदा के अंदर घुलनशील अवस्था के अंदर होंगे, तो ये नीचे की ओर पेंदे में बैठ जाते हैं। उसके बाद चौथा जो कारण है मृदा अम्लीय मृदा बनने का, जीवाश्म पदार्थ है। जीवाश्म पदार्थ के अंदर अपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, जो सड़े गले पदार्थ होते हैं वो मृदा के अंदर जब मिल जाते हैं तो उसके बाद वो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करते हैं, अगर पूर्ण अपघटित होते हैं। और अगर पूर्ण रूप से अपघटित नहीं होते तो विभिन्न प्रकार के अम्लों का निर्माण करते हैं। और ये विभिन्न प्रकार के जो अम्ल हैं वो अम्लीय मृदा को अम्लीय बना देते हैं।
तो मृदा में उपस्थित जीवाश्म पदार्थ की मात्रा जिन मृदाओं में अधिक पाई जाती है उनमें जीवाश्म पदार्थ के सड़ने गलने से कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य कार्बनिक अम्लों का निर्माण होता है। अम्लों के उत्पादन से मृदा अम्लीय होती है। साथ ही हाइड्रोजन आयन द्वारा धनायनों का प्रतिस्थापन कर दिया जाता है। तो ये जीवाश्म पदार्थ का जब गठन होगा, अपघटन होगा, यानी का विच्छेदन कहें होगा, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर और साथ में जल का निर्माण करेंगे। और अगर इनका पूर्ण रूप से अपघटन नहीं होता तो ये विभिन्न प्रकार के अम्ल बनाते हैं। और ये जो अम्ल बनेंगे, कार्बनिक अम्ल जो आपने लिखा है, इस कार्बनिक अम्ल का जो H+ आयन है, ये H आयन्स है, हाइड्रोजन आयन, ये जो मृदा के ऊपर कैल्शियम आयन्स होते हैं इनको प्रतिस्थापित करके इनकी जगह पे खुद आ जाते हैं और ये जो मृदा है वो इस तरीके से अम्लीय हो जाती है। उसके बाद है सूक्ष्म जैविक क्रिया। विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव मृदा में सक्रिय होते हैं जो कार्बनिक पदार्थ की विच्छेदन तथा नाइट्रीकरण आदि क्रियाओं के लिए उत्तरदायी होते हैं। सूक्ष्म जीवों की क्रिया के फलस्वरूप अम्ल लगातार बनते रहते हैं, यानी कि जो सूक्ष्म जीव अपनी जैविक क्रिया करते हैं तो उसके अंदर भी अम्लों का निर्माण होता है। ये अम्ल कोलाइडी संकीर्ण पर उपस्थित भस्मों से उदासीन होते रहते हैं। कोलाइडी संकीर्ण पर भस्मों की कमी होने पर ये अम्ल उदासीन नहीं हो पाते और अम्लीय मृदा जो है वो अम्लीय हो जाती है। यानी कि जो सूक्ष्म जीवों की क्रिया के फलस्वरूप अम्ल लगातार बनते हैं और जो वहाँ पे क्षार होते हैं, क्षारों के साथ वो अम्ल अभिक्रिया करके उदासीन होते रहते हैं। और जब वहाँ से क्षारों की कमी हो जाती है तो वो अम्ल है, अम्लों की वृद्धि होने लग जाएगी जिससे वो उदासीन नहीं होंगे। अम्लों की वृद्धि होने से जो मृदा है वो अम्लीय मृदा बन जाती है। तो इस तरीके से ये जो था मृदा का अम्लीय बनना, कि अम्लीय किस तरीके से बनती है, तो ये 5 प्रकार से जो मृदा है वो अम्लीय रूप इसके अंदर आ जाता है, अम्लीय बन जाती है मृदा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।